मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 17 नवंबर को अहम मीटिंग है। दारुल उलूम नदवतुल उलमा में बोर्ड की इस मीटिंग में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अर्जी दाखिल किए जाने के बारे में गौर खौज किया जाएगा। वाज़ेह है कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अर्जी दाखिल न करने की बात पहले ही कही है। वीएचपी लीडर आलोक कुमार का कहना है कि राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन इसकी तामीर में सरकार के पैसे का इस्तेमाल न किया जाए। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें मीटिंग करने का इख्तियार है। हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ ने आलोक कुमार से खास बातचीत की। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण तय हो गया है, लेकिन अब वहां जो राम मंदिर निर्माण की तैयारियां हैं वो शुरू होना बाकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद अब उन्होंने कहा कि ट्रस्ट निर्माण इसको लेकर हो, तो कैसा ट्रस्ट का स्वरूप होना चाहिए, कौन कौन लोग उसमें शामिल होने चाहिए, इसको लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। बहुत कुछ कहने के लिए मेरे पास नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पे ये जिम्मेवारी सौंपी। राम जन्मभूमि न्यास को भी ये काम दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्मोही का भी प्रतिनिधित्व हो तो उनके ट्रस्टी जोड़े जा सकते हैं, पर वो ट्रस्ट ये काम सरकार न्यास राम जन्मभूमि न्यास को सौंपेगी या कोई नया ट्रस्ट बनाएगी, ये सरकार को तय करना है। हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले लोग, राम भक्त लोग, ट्रस्ट में ऐसे ही लोगों को शामिल किया जाना चाहिए और निर्णय सरकार के पास है। हमारे पास कोई बहुत राय उसको देने के लिए नहीं। लेकिन सर, सरकार की तरफ से कुछ खबरें आई, उन्होंने कहा गया कि ये ट्रस्ट जो होगा वो एक भाईचारे का प्रतीक बन के उभर के आएगा। तो क्या विश्व हिंदू परिषद मतलब ये लगता है कि कुछ मुस्लिम मौलानाओं को या लोगों को भी शामिल इसमें किया जा सकता है? कैसे हो सकता है? ये एक धार्मिक मंदिर बनाने का ट्रस्ट है, मंदिर चलाने का ट्रस्ट है। जिनको उस मंदिर पर, जिनको उस देवता पर विश्वास है, उनके ईश्वर और अवतार होने पर विश्वास है, वही हो सकते हैं। मेरी ऐसी जानकारी नहीं है कि सरकार सब धर्मों के लोगों को उस ट्रस्ट में शामिल करना चाहती है। ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है। सर, इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि इसे मांग भी थी कि कुछ मंत्रियों को या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस ट्रस्ट में शामिल किया जा सकता है। सरकार ने तय करना है। हम लोगों की राय इस मामले में उनको कुछ नहीं है, पर राजनीति में काम करने वाले लोग ना रहें तो अच्छा लगता है, ऐसा मेरी निजी राय है। सर, आखिरी सवाल, पूरा फैसला आया, तकरीबन सभी लोग उससे खुश हैं, लेकिन अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी एक मीटिंग बुलाई है कि इस फैसले में रिव्यू में जाना है कि नहीं जाना है और 5 एकड़ जमीन लेनी है कि नहीं। ये उनका अधिकार है कि वो इसके बारे में तय करें, पर इतना अच्छा फैसला है, 5 जजों ने दिया है, लंबी सुनवाई के बाद दिया है, सहमति से दिया है। मैं रिव्यू के सफल होने की बहुत संभावना नहीं देखता हूँ, कोई संभावना नहीं देखता। मुझे बताया गया है कि दिल्ली की जामा मस्जिद 2.5 एकड़ में, उनको 5 एकड़ दिया गया है। हमारी राय थी कि वो 84 कोसी में नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अयोध्या में दो। वो लेना चाहें तो उनकी मर्जी है, वो मना करना चाहें तो ये उनको तय करना है। हमारे पास कोई परामर्श उनको देने के लिए नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अंकित के साथ पवन गौड़, नेटवर्क टीम, दिल्ली। और एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुल्क हिंदू राष्ट्र की जानिब बढ़ रहा है। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश हो रही है, इसे समझने की बेहद जरूरत है। मैं रोक सकता हूं, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आप बराबर मुझे बोलिए, क्या क्या बोल सकते हैं, हम भी तो देखना चाह रहे हैं आपके दिमाग में कितना फितूर है। आप बोलिए, आप जितना आप बोल सकते बोलिए, मैं आपके राइट को प्रोटेक्ट करूंगा। हम भी देखना चाह रहे कि आपके दिल में कितना नफरत है, बोलिए, दिखाइए अपना असली चेहरा, जो दिल में छुपी है उसको जबान पर लाइए, उसको अपने आंखों में मत छुपाइए। हम देखना चाह रहे, आप बताइए ना,
बोलिए आप, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो यूज्ड टू हो चुका हूँ, मेरी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपका बस चले तो जान ले लीजिए हमारी, मगर आप हमारी ज़बान को नहीं रोक सकते। जब तक हम संविधान के दायरे में बोलते रहेंगे और बोलते आए हैं तो उसमें गलती क्या है? मैं किसी को खुश करने के लिए तो नहीं बोल सकता ना। अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो लोग बीजेपी आरएसएस की ज़बान में बात कर रहे हैं वो यकीनन उनकी तारीफ़ की जाती है, क्योंकि मैं उनकी ज़बान में नहीं बात करता हूँ, मैं उनसे जमहूरी तरीक़े से उनकी मुखालिफत करता हूँ। और मेरा मानना यह है कि इस जजमेंट के बाद मैं फिर से कह रहा हूँ, इस देश के उन लोगों को मैं अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि अगर आपको भारत से मोहब्बत है तो समझिए हमारी बात को। ये देश हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। अगर ये देश किसी एक मजहब का हो जाएगा तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है। ये मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, समझिए इस बात को। और आपको ये, क्योंकि इस देश के 60% लोगों को समझना है, क्योंकि मुस्तकबिल आपका है। इस देश की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र के लोगों पर मुश्तमिल है। आपको सोचना है कि आप देश को किस रास्ते पर लेकर जाएंगे। छोड़िए असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, देशद्रोही है, गंदा है, सब सही है, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र आपके मुस्तकबिल की है। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं रहूँगा, चला जाऊँगा मैं। मगर आप देखो किस रास्ते पर आप इसको लेकर जा रहे हैं, किस तरीके से आप कोशिशें की जा रही हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए। देखते जाइए आप, पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट हो रहा है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। आप एनआरसी लाएंगे, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे, क्या पैगाम दे रहे हैं? और अफसोस मुझे इस बात का है कि जितने सेकुलर पार्टियां हैं इनकी जबानें बंद हैं। कांग्रेस, एनसीपी। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज हो गया है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे। महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज हो गया है। सदर जमहूरिया ने काबीना के फैसले को मंजूर कर लिया है। आपको बताएं कि लगातार आज इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई थी और सबसे बड़ी खबर, चुनावी नतीजों के 20 दिनों बाद महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज हो गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने काबीना के फैसले को मंजूरी दे दी है। आपको बताएं कि इससे पहले शिवसेना ने एक अर्जी दाखिल की थी और कहा था कि हुकूमत साजी के लिए उसे महज 24 घंटे का वक्त दिया गया, जबकि उसने 3 दिनों का वक्त मांगा था। लगातार अहम खबर, महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज हो गया है। सदर जमहूरिया ने काबीना के फैसले को मंजूर कर लिया है। चुनावी नतीजों के 20 दिनों बाद ही सदर राज का निफाज हो गया है। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आज दिन भर हम आपको अपडेट देते रहे कि किस तरह से शिवसेना गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। शिवसेना ने अपनी अर्जी में कहा कि उसे हुकूमत साजी के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया गया, जबकि उसने 3 दिनों का वक्त मांगा था। शिवसेना ने हुकूमत साजी के लिए गवर्नर की जानिब से मिले 24 घंटे का वक्त खत्म होने से 1 घंटा पहले राजभवन पहुंचकर गुजारिश की थी कि उन्हें 48 घंटे का मजीद वक्त दिया जाए, लेकिन शिवसेना के इस मुतालबे को गवर्नर ने मुस्तरद कर दिया था। एनसीपी को हुकूमत साजी के लिए नंबर साबित करने के लिए कहा गया था और एनसीपी कांग्रेस के जवाब का इंतजार कर ही रही थी कि इस वक्त की सबसे अहम खबर महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज कर दिया गया है। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कुछ और अहम खबरें भी, जैसे कि दीपावली के बाद से ही दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली हो गई है। फिजाई आलूदगी में अभी तक कमी नहीं हुई है। बीच में तेज हवाओं के चलने की वजह से दिल्ली वालों को थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन आज फिजाई आलूदगी की सतह PM 2.5 की सतह से ज्यादा देखी गई। लोगों को फिजाई आलूदगी में इजाफे की वजह से काफी दिक्कतों का भी सामना है। दिल्ली के प्रदूषण स्तर में आज इजाफा देखने को मिला है। आज दिल्ली में प्रदूषण स्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं लोधी रोड के पास मौजूद हूं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज PM 2.5 500 के आंकड़े पर मौजूद है। PM 10 वहीं 299 यानी 300 के करीब
आज प्रदूषण में ज़्यादा इजाफा हुआ है और दिल्ली की जो आबो हवा है वो कह सकते हैं आज ज़्यादा प्रदूषित है। ऑड इवन फॉर्मूला चल रहा था दिल्ली में, 2 दिन की रियायत दी गई थी। गुरु पर्व का त्यौहार है और 550वें गुरु पर्व के दिन आज ऑड इवन में दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं छूट दी है, मगर छुट्टी का दिन है। सड़कों पे गाड़ी की जो संख्या है उसमें भी थोड़ी कमी देखने को मिली है। उसके बावजूद दिल्ली में आज प्रदूषण में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए समस्या खड़ी करता है और कहीं ना कहीं जो चिंता थी आज भी उसी तरह बरकरार है कि दिल्ली में आबो हवा इतनी खराब है तो सांस लेने में आम जनजीवन को काफ़ी तकलीफ और मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। दिल्ली के वंडर पार्क में वेस्ट प्रोडक्ट्स से बनी कई यादगार चीजें मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग इस पार्क का रुख करते हैं। अब इस पार्क में 4 घंटे से ज्यादा रहने पर इजाफी पैसा भी अदा करना होगा। इस पार्क में आने वाले सैयाह मुकर्ररा वक्त से ज्यादा पार्क में रहते थे, इसीलिए जुर्माने के तौर पर ये रकम आयद की गई। और यहाँ घूमने आए कुछ लोगों से हमारी साथी रचना ने बातचीत की। अब आपको आईफिल टावर देखना है तो आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में भी इसके दर्शन होंगे। पीछे भी आप देख रहे हैं कि आईफिल टावर नजर आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ एमसीडी द्वारा बनाए गए वेस्ट टू वंडर पार्क की, जहाँ पर वेस्ट जो चीजें हैं उससे तरीके तरीके के मॉन्यूमेंट्स यहाँ बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर आईफिल टावर भी बनाया गया है। सबसे बड़ी बात आज ये है इस पार्क की कि यहाँ पर अगर आप घूमने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं तो आपको 50 रुपए की टिकट का भुगतान करना होता है। लेकिन साउथ एमसीडी ने लोगों की भीड़ को देखते हुए एक नया नियम जारी किया है कि जो लोग 4 घंटे से ज्यादा इस पार्क में बिताएंगे अब उन्हें ज्यादा भुगतान करना होगा, यानी कि 50 रुपए सिर्फ 4 घंटे तक ही आप उसका आनंद ले सकेंगे। अगर आपको ज्यादा टाइम देना होगा, टाइम बिताना है, तो आपको 50 रुपए के ऊपर फिर दोबारा 50 रुपए का टिकट लेना होगा। इसके लिए स्कैनिंग मशीन भी लगाई गई है, तो टिकट बढ़ा दिया गया है। ये बताइए कि आप लोग आए यहाँ घूमने? या फर्स्ट टाइम। कैसा लगा? अच्छा लगा। तो यहाँ पर भी है कि 4 घंटे से ज्यादा अगर रुकेंगे तो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। दैट आई डोंट नो एक्चुअली, फर्स्ट टाइम पता चला। हमें भी पता नहीं था। हाँ, आप बता रही हैं तो हमें पता चल रहा है। अच्छा, पार्क कैसा लगा आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा पार्क है, इतनी वेस्ट चीजों से इन्होंने बना रखा है। इससे ज्यादा मतलब कि रीयूजेबल चीजें हो रही हैं, वेस्ट भी कम हो रहा है। तो वेस्ट कम हो रहा है, चीजें सुंदर बन रही हैं और ये तो पहली बार घूमने आए थे, इनको नहीं पता है। एक फैमिली भी हमारे सामने दिख रही है, हम उनसे भी पूछेंगे कि आप आइए यहाँ पर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने रुपए का टिकट खरीदा आपने? हमने 50। तो 4 घंटे के लिए सिर्फ 50 रुपए, अगर और ज्यादा समय बिताती तो फिर ज्यादा पैसा देना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर तो बोर्ड लगा है, ध्यान नहीं दिया हमने, फर्स्ट टाइम आए ना। फर्स्ट टाइम आए, क्योंकि अब ये हुआ है कि 4 घंटे से ज्यादा अगर यहाँ टाइम बिताएंगे तो फिर आपको और एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। तो क्या लगता है, ये सही है या नहीं होना चाहिए ऐसा? जो भी सोचेंगे ठीक ही सोचेंगे, कोई मतलब 50 में ज्यादा चार्ज ही नहीं रखे। वैसे अगर एक्स्ट्रा करें तो जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आदमी 4 घंटे देखने के लिए जब हम 7 अजूबे, जब हम अलग अलग कंट्रीज में नहीं जा सकते और हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो आई थिंक नॉट एक्स्ट्रा चार्जेस। तो लोगों का कहना है कि अगर 7 वंडर्स एक ही जगह पर मिल रहे हैं तो अगर ज्यादा पैसे लगे तो कोई बात नहीं है। तो अब ऐसे में जो साउथ एमसीडी का नया नियम है कि वंडर ऑफ वेस्ट पार्क में अगर आप आएंगे तो 50 रुपए सिर्फ 4 घंटे तक के लिए ही रहेंगे, और अगर आप 4 घंटे से ज्यादा समय बिताना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। गाजियाबाद के विजयनगर थाने के पास मुसाफिरों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस बेकाबू होकर एक ट्रैक्टर से जा टकराई। इस हादसे में 12 लोग जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जाता है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि काफी लोग इसमें जख्मी हो गए। और वहीं अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में मेडिकल रोड पर देर रात उस वक्त अफरा तफरी का आलम देखा गया जब सड़क किनारे एक ट्रांसफार्मर में भयानक आग लग गई। आग की जद में एक चिकन शॉप भी आई। इस हादसे में 6 लोग जख्मी भी हुए, जिनमें कुछ खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया है।
लास्ट हुआ है जी। उसके बाद में उसका जो चादर फटने पे आग लगी है, आग चादर फिटका है, जिसमें से जो मेन मुर्गे वाला है वो बुरी तरह इंजोर्ड है, काफी वो जला है, लहूलुहान हमने देखा है। उसका अटरी वाला भी जला है। देखिए, कुछ देर पहले एक सूचना आई थी कि ट्रांसफार्मर से कुछ शायद अंदर से कुछ चीज जो मतलब गिरी थी, संभवतः उसके अंदर जो भी फ्लूइड वगैरह रहता है। अलीगढ़ में लुटेरे को पकड़ने की कोशिश में एक शख्स की जान चली गई। थाना सासनी गेट के पास एक लुटेरा बंदूक के जोर पर लूटमार कर रहा था। उसको देखकर रिक्शा चलाने वाले शिशुपाल सिंह ने बदमाश को पकड़ना चाहा, लेकिन बदमाश ने गोली चला दी। सिर पर गोली लगने से शिशुपाल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शिशुपाल की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज गुरुपुरब है। आज सिखों के गुरु नानक देव जी का 550वीं जयंती है। इस दिन को सिख बिरादरी बेहद शान शौकत अकीदत के साथ मनाते हैं। दुनिया भर के गुरुद्वारों में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। गुरुद्वारों में अकीदतमंदों के लिए लंगर का खास इंतजाम किया जाता है। गुरुपुरब के मौके पर 2 दिनों से गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब को लगातार पढ़ा जा रहा है। सिख बिरादरी अपने अकायद के तौर पर आज के दिन पूजा पाठ करती है। शिवराज सिंह चौहान की दौर हुकूमत में संबल स्कीम में जमकर बदउनवानी हुई है। महकमा लेबर ने इस बात का इंकशाफ किया है और इसी के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। खास रिपोर्ट। संबल स्कीम में हुई जमकर बदउनवानी, मुतल्लिका महकमे की जांच में हुआ इंकशाफ। शिवराज सिंह की सरकार ने की थी स्कीम की शुरुआत। कमलनाथ सरकार हुई बीजेपी पर हमलावर। शिवराज सरकार में गरीबों को फायदा पहुंचाने के नाम पर शुरू की गई संबल स्कीम में जमकर बदउनवानी हुई है। इस बात का इंकशाफ महकमे लेबर की तरफ से किया गया है। इस इंकशाफ के बाद कमलनाथ सरकार बीजेपी पर हमलावर हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार हैं, जो बिल बड़े बड़े आज भी आ रहे हैं और 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया ये लोग ले गए, इनसे FIR करके वापस लिया जाएगा। ये हमारे मंत्री सिसोदिया जो है, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इन्हें इसका पूरा खाका खींच लिया है और मैं समझता हूँ कि अगली जो भी मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें ये आएगा। और ये जितना नुकसान अभी अतिवृष्टि से हुआ है, जितना की क्लेम मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दिल्ली की केंद्र सरकार से मोदी सरकार किया है, उतना ये लोग लूट के ले गए। और इसीलिए जो राहत गरीबों को मिलना थी, आम आदमी को मिलना थी, गरीब रेखा के नीचे वालों को मिलना थी, वो नहीं मिल पाई है। इसलिए FIR होगी, इनसे वसूला जाएगा। जांच में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि गैर मुस्तहिक खानदानों में करीब 6,816 करोड़ की बिजली सब्सिडी तकसीम कर दी गई। वहीं बीजेपी का इस मामले पर कुछ और ही कहना है। ऐसे बोराए और बौखलाए हुए लोग जो प्रदेश को लूट लूट के खा रहे हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, पूरा मध्य प्रदेश तबाह करने पर लगे हुए हैं। अब जब हम मांग करते हैं कि बिजली के बिल 200 लो, तो पता नहीं कहां से निकाल लाते हैं। 3 क्राइटेरिया थे संबल के। नंबर 1, शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए। और नंबर 3, 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। इसके नीचे वाले जितने वो संबल योजना में पात्र थे और ये सरकार उनको लाभ नहीं देना चाहती, इसलिए पता नहीं कहां से घोटाले की बात लेके आ गए। शर्माना चाहिए। काहे का घोटाला? गरीबों को लाभ देना घोटाला है क्या? हर बात पे नहीं देना तो घोटाला हो गया। घोटाला हो गया तो करने वालों को जेल भेज दो, कौन मना कर रहा है? मध्य प्रदेश में सरकार बदलती ही बीजेपी सरकारों के दौरान हुई बदउनवानी का इंकशाफ हो रहा है। कमलनाथ का दावा है कि कसूरवारों पर जरूर कार्रवाई की जाएगी, वहीं बीजेपी इसे सियासी कदम बता रही है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और इस सब के बीच मध्य प्रदेश के संबल स्कीम में बिजली सब्सिडी में हुई बदउनवानी के इंकशाफ के बाद कांग्रेस ने नया मंसूबा तैयार किया है। कांग्रेस इंदिरा आगरा ज्योति स्कीम के तहत इंद्र आगरा ज्योति स्कीम के तहत दी जा रही सब्सिडी की तशहीर करेगी। कांग्रेस के वुज़रा, अरकान असेंबली और लीडर लोगों के बीच जाकर बताएंगे कि किस जिले में कितने लोगों को बिजली बिल पर सब्सिडी दी जा रही है। दरअसल कांग्रेस की कमलनाथ सरकार
इंदिरा गृह ज्योति स्कीम के तहत लोगों को बिजली सब्सिडी दे रही है और 100 यूनिट के लिए सिर्फ 100 रुपए ही वसूल किए जा रहे हैं। ब्रांडिंग करें ना करें इनकी मर्जी है, लेकिन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का काम कांग्रेस सरकार क्यों नहीं करती? योजनाएं चाहे वो नया सवेरा हो जो लाने की बात की थी, कुशासन का काला अंधेरा, भ्रष्टाचार का काला अंधेरा कांग्रेस के शासन में बना हुआ है, लेकिन इन्होंने कभी उसकी सुनिश्चितता बरकरार करने के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि उलट केवल और केवल अपने नेताओं की ब्रांडिंग। जनता को तो पता लग ही रहा है, इसलिए कि जनता के पास बिल पहुंच रहा है। 100 यूनिट तक का बिल जो है, बिजली का बिल हमने 100 रुपये हमारे कमलनाथ जी की सरकार ने किया है, तो अब ये पहुंचने लग गया है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक भ्रामक दुष्प्रचार कर रही है और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, इसलिए हम भी इसे जो है एक कैंपेन की तरह लोगों तक पहुंचाएंगे। देश के सतना में मेंबर पार्लियामेंट के एक खत ने सियासत गरमा दी है। मेंबर पार्लियामेंट गणेश सिंह ने साबिक रुकन असेंबली यादवेंद्र सिंह पर सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया और अदालती जांच का मुतालबा किया। इस सिलसिले में गणेश सिंह ने सीसीएफ को खत लिखा, जो खत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस पर यादवेंद्र सिंह ने भी पलटवार किया। और लगातार महाराष्ट्र पर हमारी नजर बनी हुई है। आपको बताएं कि कांग्रेस का वफ्द जो है वो मुंबई पहुंच चुका है। एनसीपी लीडरों से मुलाकात हो रही है। कांग्रेस के इस वफ्द में अहम लीडर जैसे अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल शामिल हैं। लगातार महाराष्ट्र की सियासत पर हमारी नजर बनी हुई थी। सुबह से ही हम आपको तमाम तर अपडेट दे रहे थे और इस वक्त ये खबर है कि कांग्रेस का वफ्द जो है वो एनसीपी लीडरों से मुलाकात करने पहुंच चुका है। जैसा कि हमारे साथी रंजीता झा ने भी सुबह में बताया था कि इस वफ्द में तमाम जो सीनियर लीडर हैं, जो तमाम मामला तय करेंगे, वो शामिल रहेंगे। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का। अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, बड़ी खबर महाराष्ट्र से, अपडेट चाहेंगे फौरी। एनसीपी का साफ तौर पे कहना था कि उन्होंने 48 घंटे जो है राज्यपाल से मांगे थे और अगर राज्यपाल को 48 घंटे नहीं देना था तो जो उनकी मियाद थी, यानी आज 8:30 बजे तक उनकी मियाद थी, तब तक तो उन्हें राष्ट्रपति शासन जो है नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि तब तक तो हम कुछ कर सकते थे। लेकिन जब से राष्ट्रपति शासन अब लग चुका है तो अब एनसीपी जो है वो बिल्कुल भी दावा ठोकने के लिए राजभवन नहीं जाएगी। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब कोई भी औचित्य नहीं है जाने का। और एनसीपी नेता नवाब मलिक से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अब हमें जो है और समय मिल गया, अब हम अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस से बात करेंगे कि किस तरह का जो है एजेंडा होगा, क्या हम शिवसेना को समर्थन करेंगे तो कैसे समर्थन करेंगे, और कांग्रेस एनसीपी सरकार में आएगी तो क्या क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, क्या कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम है वो बनेगा, किस एजेंडे पे सरकार बनेगी, ताकि एक अच्छी और स्थायी सरकार दी जा सके। इसको लेकर जो बैठकों का दौर जो अभी भी शुरू हो गया। अभी जो है अहमद पटेल, वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तीनों नेता जो है यहाँ पहुंचे हैं यहाँ पर, और महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो है माणिकराव ठाकरे और बालासाहब थोरात जो अभी अध्यक्ष है यहाँ पर कांग्रेस के, वो पूरा शिष्टमंडल जो है अंदर अभी पहुंचा है। और अंदर एनसीपी के जो बड़े नेता हैं, यानी शरद पवार है, अजीत पवार है, दिलीप वलसे पाटिल है, धनंजय मुंडे, ये सारे लोगों से बैठक करेगा और सारे राजनीतिक समीकरण को देखा जाएगा कि आखिरकार अगर हम शिवसेना के साथ जाते हैं तो हम किस तरह से सरकार बना पाएंगे। देखिए, ये रूल ऐसा होता है कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अगर जो मेजॉरिटी 145 का जो जादुई आंकड़ा चाहिए होता है, अगर वो आंकड़ा मिल जाता है तो संख्या बल आप ले जाके राज्यपाल को दिखा सकते हैं वहां पे सहमति पत्र को, और अगर सहमति पत्र पे बात नहीं बनती है तो आप 145 विधायकों की परेड करवा सकते हैं, तब फिर जो है सत्ता स्थापित होने के संकेत हो सकते हैं। तो नवाब मलिक ने साफ तौर पर यह कहा है कि अब जाने का कोई औचित्य नहीं है, अब हम जो है बैठक करेंगे, किस तरह से शिवसेना को समर्थन देना उस पर बातचीत करेंगे, क्या होगा कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम है वो क्या होगा, किस एजेंडे पे सरकार चलेगी, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें हमें पहले हल करने हैं, कौन कौन सा पोर्टफोलियो किसको मिलेगा, इन सारी चीजों को देखते हुए जो है बैठकों का दौर शुरू है। और अब ऐसा लगता है कि कुछ समय, कुछ दिन और जाएगा इस बैठकों में, उसके बाद निर्णय जो है कुछ निकलकर सामने आ सकता है।
अमित, शिवसेना का क्या कुछ रुख अभी तक सामने आया है? क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना पर ही सभी की नजरें टिकी हुई हैं। क्या कुछ अपडेट? देखिए, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी अभी कुछ देर पहले जो है मातोश्री से निकली हैं। उनके जो विधायक यानी 56 विधायक शिवसेना के और जो 9 विधायकों ने उन्हें सपोर्ट किया था, यानी कुल मिलाकर 65 विधायक जो पिछले कुछ दिनों से मलाड के होटल रिट्रीट में हैं, उनसे मिलने पहुंचे हैं वहां पर। और अब आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या होगी। देखिए, बात सिर्फ मुख्यमंत्री पद की नहीं होती, ये पूरी जो बात है वो विचारधारा की चल रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अगर हम शिवसेना के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश में जो है पार्टी को तकलीफ होगी, नेता जो है नाराज हो सकते हैं, कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जा सकता है। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए जो है एक नई कवायद बन रही है कि आखिरकार किस तरह से शामिल किया जाए शिवसेना को इस गठबंधन में, यानी कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में किस तरह सरकार बनाई जाएगी। तो एक और समीकरण दिखाई ये भी दे रहा था कि एनसीपी जो है वो पहल कर सकती है और कांग्रेस जो है एनसीपी को समर्थन कर सकती है और फिर शिवसेना जो है वो भी एनसीपी को समर्थन करेगी। तो ऐसे में ये हो सकता है कि कांग्रेस पे ये तोहमत नहीं लग सकती है कि आपने हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी को सपोर्ट किया तो उसके नेता या कार्यकर्ता जो है उसमें नाराज नहीं हो सकते हैं। तो ये सारी कवायदे हैं, बैठकों का दौर शुरू है। अब देखना ये होगा कि निर्णय क्या कुछ होता है। लेकिन अब जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ऐसे में हम जरूर कह सकते हैं कि अब निर्णय आने में काफी समय लग सकता है। अमित, लेकिन इस सब के बीच लगातार हम देख रहे हैं कि हर सियासी पार्टी जो है वो जोड़-तोड़ में लगी हुई है। कहीं ना कहीं बयानबाजियों का दौर भी जो है वो लगातार दिखाई दे रहा है। बीजेपी खेमे में खामोशी है, ये सबसे अहम बात। देखिए, कल बीजेपी की 2 बार जो है कोर कमेटी की बैठक हुई और बैठक के बाद सुधीर मुनगंटीवार जो वरिष्ठ नेता है, वित्त मंत्री थे महाराष्ट्र में, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया था कि हम अब वेट एंड वॉच की स्थिति करेंगे। हम पूरे सिनारियो को देख रहे हैं, जो राजनीतिक समीकरण बन रहा है हम उसको भी देख रहे हैं, जो हलचल चल रही है हमारा ध्यान उस पर भी है। अब बीजेपी जो है वेट एंड वॉच की भूमिका में थी। अब जिस तरह से जो है जो सूत्र हमारे बता रहे थे कि अजीत पवार ने राज्यपाल से 48 घंटों का समय मांगा था। उनका साफ तौर पे कहना था कि हमारे साथ 2 और अलायंस पार्टी हो सकती है, कांग्रेस और शिवसेना। तो सभी विधायकों के हस्ताक्षर किए हुए समर्थन पत्र को लेकर और आपसी सहमति बनने को लेकर हमें कुछ समय चाहिए, उस समय को आप हमें दे दीजिए। लेकिन राज्यपाल ने वो समय देने से इनकार कर दिया। तो अब एनसीपी नेताओं का ये कहना है कि चलिए, आपने 48 घंटे तो नहीं दिए, लेकिन आज का जो समय था 8:30 बजे तक का, वो हमें आपको देना चाहिए था, जिसको लेकर जो इसमें नाराजगी पहुंच चुकी है। और आप देख सकते हैं शिवसेना ने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक जो है उठा लिया है। तो अब सबकी निगाहें ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन करता है। और जो अभी बैठक शुरू हुई, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पे जमावड़ा है। लगातार महाराष्ट्र के पल पल बदलते सियासी मंजरनामे पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम तर अपडेट देने के लिए। लगातार हम आपसे जानकारी अगले बुलेटिन्स में भी हासिल करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।